इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में टीएमसी को झटका लगा है। बंगाल में ये जबरदस्त झटका शुवेंदु अधिकारी के तौर पर टीएमसी को लगा है, जिन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। शुवेंदु ने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा है और इससे पहले वो ममता सरकार के मंत्री पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी के 19 दिसंबर को बीजेपी में शामिल होने की खबर है और इस दिन अमित शाह भी बंगाल जा रहे हैं और उन्हीं की मौजूदगी में शुवेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। शुवेंदु के लंबे समय से टीएमसी से नाराजगी की खबरें आ रही थी। पीछे आपने खुद ही सुना होगा, उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। यानी कि हर वो कोशिश की जा रही थी जिसके जरिए शुवेंदु अधिकारी को पार्टी में रोका जा सके, क्योंकि अब बमुश्किल 5 से 6 महीने ही चुनाव में रह गए हैं और ऐसे में बड़े नेताओं का टीएमसी से जाना एक बहुत बड़ा झटका है। अप्रोच तो सबका ही करने चाहता है, अप्रोच करने से कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अप्रोच करने से होगा नहीं। अभी तृणमूल का जो लीडर लोग थे, पहले जो तृणमूल तैयार किया है, वो लोग डिसीजन ले लिया है। ये तृणमूल जो लीडरशिप अभी चल रहा है, उसके साथ वो लोग काम करेगा नहीं। और मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़े हुए हैं अरुण के साथ कुलदीप मुखर्जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता, कद्दावर नेता पश्चिम बंगाल के। ओवर टू यू। इस पूरी गतिविधि का क्या असर इन चुनावों पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। सुदीप मुखर्जी जी हैं, पुरुलिया से कांग्रेस के एमएलए हैं और उनके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर है शुवेंदु अधिकारी का। जरा रेजिग्नेशन लेटर दिखा दीजिए। ये देखिए, ये शुवेंदु अधिकारी मेंबर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका जो है ऑनरेबल स्पीकर को लिखा हुआ जो पत्र है, जिसमें उन्होंने प्लीज एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की बात कही है। उस वक्त सुदीप मुखर्जी जी उनके साथी थे। क्या कहा उन्होंने, क्योंकि स्पीकर तो थे नहीं, मुझे पता चला। नहीं, उन्होंने स्पीकर का सेक्रेटरी के साहब के पास गया, तो सेक्रेटरी साहब ने बुलाया, बात पहले हुआ था स्पीकर से। वो स्पीकर का रिसीव सेक्शन का जो रिसीव करते हैं उनको बुलाया, रेजिग्नेशन लेटर उनको दिया और उसका जो ट्रू कॉपी है उसमें रिसीव करके ले लिया। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि स्पीकर नहीं थे, उनके सेक्रेटरी को रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने दिया, उन्होंने रिसीव कर लिया। आप गलत बोले। स्पीकर का जहाँ पर हम एमएलए लोग या कोई भी स्पीकर का अगर चिट्ठी देता है, तो जो रिसीव सेक्शन है स्पीकर का, रिसीव सेक्शन में दिया। आपसे कुछ बातचीत हुई? नहीं, और बाकी मेल में भी भेज दिया। मेल में भी भेजा उन्होंने। अच्छा, आप तो कांग्रेस के विधायक हैं पुरुलिया से, आप उनके साथ कैसे आ गए? नहीं, हम तो थे विधानसभा में थे, हम निकल रहे थे, उन्होंने घुस रहा था, हमको बोला चलिए सेक्रेटरी का घर थोड़ा जाएगा, तो साथ में गया। ऐसे हमारा अच्छा रिलेशन है ऐसे। अच्छा, तो आप तो नहीं छोड़ रहे हैं कांग्रेस? आप तो नहीं शामिल हो रहे हैं कहीं? नहीं, लेकिन हमको ये देके गया, जो हम निकल रहे हैं, तुम थोड़ा जो प्रेस वाले को इसका कॉपी थोड़ा दे देना है। अच्छा, वो खुद मीडिया से बात नहीं करना चाहते, आपको उन्होंने कहा है बात करना? नहीं, हमको बात करने को नहीं बोला, हमको इसका कॉपी प्रेस को देने के लिए बोला है। अच्छा, प्रेस को देने के लिए बोला। तो देखिए, ये कांग्रेस के एमएलए हैं पुरुलिया से और ये उनके साथ थे। इस वक्त मैं आपको जरा तस्वीरें दिखा दूं एक बार। ये है विधानसभा और पश्चिम बंगाल की विधानसभा की चुनाव की जो लड़ाई है 2021 की, बेहद रोचक होती चली जा रही है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी एक छोटे मोटे नेता नहीं है। 40 से 45 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं, क्योंकि उनके परिवार में ही सांसद हैं, उनके परिवार में ही विधायक हैं। तो ये जो पूरा परिवार है, खुद नंदीग्राम से वो विधायक हैं। सिंगूर और नंदीग्राम दो बहुत बड़े आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुए थे और नंदीग्राम के पूरे आंदोलन की कमान अगर किसी ने संभाल रखी थी तो शुवेंदु अधिकारी। उनकी 30 से 35 खुद की प्रेजेंस है विधानसभा सीटों में और कुल मिलाकर के 45 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये खबर भी मिल रही है कि शुवेंदु अधिकारी शायद कल दिल्ली चले जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पार्टी में शामिल होने से पहले अमित शाह से आखिरी दौर की बातचीत हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बार अगर वो बीजेपी का झंडा थाम लेते हैं उसके बाद बार्गेनिंग पावर उनकी खत्म हो जाती है और इसीलिए वो अमित शाह से मिलना चाहते हैं, उनकी मौजूदगी में पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है, उनकी मंशा ये है कि वो दिल्ली जाएं, वहां पर पार्टी में शामिल हो, क्योंकि बड़े नेता वो चाहते हैं कि दिल्ली में पार्टी में शामिल हो और जब अमित शाह आए पश्चिम बंगाल तो उनकी प्लेन में उनके साथ आए। इस तरह के उनके समर्थकों की और उनके सहयोगियों की राय है। होता क्या है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यानी कि अरुण, आप ये बता रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी का ये फैसला आने वाले दिनों में वो अपनी पूरी जो ताकत है, जो अभी तक टीएमसी में रही है एक ताकतवर नेता के तौर पर, वो अमित शाह के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो स्ट्रैटेजी आप बता रहे हैं शुवेंदु अधिकारी की, और अगर वो उन्हीं के साथ वापस आते हैं जो 19 तारीख को अमित शाह का कार्यक्रम है, तो ये भी एक मैसेज टीएमसी को जाएगा, साथ ही पूरी बीजेपी को जाएगा कि एक मजबूत नेता टीएमसी से टूटकर यहाँ आया है और इसका फायदा चुनाव में होगा। ये मैसेज देना चाहते हैं शुवेंदु।
देखिए, शुवेंदु अधिकारी, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह से कांग्रेस के कद्दावर कभी नेता थे, नॉर्थ ईस्ट में पार्टी की रणनीति बनाते थे, पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे। बाद में जब से देखिए वो बीजेपी में गए, तब से कांग्रेस का वहां पर डब्बा लगातार गोल हो रहा है और बीजेपी लगातार बढ़ रही है। त्रिपुरा तक में सरकार बना लिया। तो हेमंत विश्व शर्मा की तरह के ही रणनीतिकार माने जाते हैं शुवेंदु अधिकारी। अब शुवेंदु अधिकारी ये चाहते हैं कि वो कोई अकेले एक विधानसभा या एक लोकसभा सीट की बात नहीं है। उनके समर्थक हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लोग हैं जो बीजेपी में जाना चाहते हैं, पदों पर रहना चाहते हैं, उनको संगठन में पद चाहिए, क्योंकि एक पार्टी को छोड़ करके वो जा रहे हैं। तो अपने समर्थकों के, अपने जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, कोई लोकसभा का सदस्य, कोई विधानसभा का है, अभी ये तय होना बाकी है मॉडलिटीज कि क्या उनको भी पार्टी से वापस लाया जाएगा, क्योंकि अभी तो जल्दी में ही लोकसभा चुनाव हुआ था, 4 साल अभी कार्यकाल बाकी है। तो क्या वो छोड़ना चाहेंगे पद? ये तमाम चीजें उनको कहां पर एकोमोडेट किया जाएगा? क्या वो भी उनके साथ शुवेंदु अधिकारी के साथ आएंगे या वो लोग बाद में आएंगे? उनके समर्थकों को संगठन में कहां एकोमोडेट किया जाएगा? उनको कितनी विधानसभा सीटें टिकट बांटने का अधिकार दिया जाएगा? तो शुवेंदु अधिकारी एक रसूखदार जो है नेता हैं और उसी रसूख के साथ वो बीजेपी में जाना चाहते हैं। आप देखिए कि उनको जेड की कैटेगरी की सुरक्षा और दे दी ये जो गई। जानकारी आप दे रहे हैं, साथ ही मैं आपसे आगे भी जुड़ती रहूंगी। और शुवेंदु अधिकारी के बारे में कहा जाता है, चाहे वो सिंगूर का आंदोलन हो या नंदीग्राम का, ममता बनर्जी को पीछे से जो पूरी लीड मिल रही थी, जो पूरी ताकत मिल रही थी, उसकी पूरी तैयारी शुवेंदु अधिकारी ने ही की थी। और उसके बाद ही 34 साल का जो शासन लेफ्ट का उखाड़ कर फेंका था, उसमें बड़ी भूमिका शुवेंदु अधिकारी की थी। इधर बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बाहरी कहने पर भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बंगाल में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वक्तृता करने के आया है, कोई ये सवाल तुला नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर है लेकिन वो बाहर का आदमी है। तो ये सवाल अभी तुल रहा है, वो बंगाल का डिवीज़न करने चाहता है। इसमें बंगाल में कुछ होगा नहीं। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अब तो इस तरह की बयानबाजियां सामने आएंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी और पूरी जो बीजेपी है उसकी एक स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ी कॉमन बात है, वो ये कि संगठन के स्तर पर और बूथ के स्तर पर बीजेपी जिस तरह की काम करती आई है, वैसा ही शुवेंदु अधिकारी के बारे में कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में शुवेंदु अधिकारी अगर बीजेपी से आने वाले दिनों में जुड़ते हैं तो ये बहुत रणनीतिक मजबूती होगी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में। देखिए, जिस तरह से अमित शाह कुशल संगठक माने जाते हैं, उसी तरह शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में कुशल संगठक माने जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो अमित शाह से फाइनल बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो आएंगे, टीएमसी जैसी पार्टी छोड़ के आएंगे, तो ये रिश्ता 1-2 महीने का नहीं होगा, बड़ा रिश्ता होगा, लंबे समय तक चलाने के लिए होगा। और इसलिए वो सारी मॉडलिटीज़ पहले तय कर लेना चाहते हैं। मेरी जानकारी है 2 बार पहले भी बीजेपी में शामिल होने की तारीख तय लगभग हो चुकी थी, लेकिन आखिरी समय में शुवेंदु अधिकारी को कुछ डाउट्स थे, उनकी कुछ बातें थी, उनकी कुछ मांगें थी, जिन पर स्पष्टीकरण बीजेपी नहीं दे पाई। और इसलिए 2 बार पहले भी वो मना कर चुके, जब क्योंकि बातचीत अधूरी रह गई थी। इसीलिए मुझे लगता है कि वो अमित शाह से नीचे किसी स्टेट लीडर से, मुकुल राय जैसे लोगों से बातचीत करके वो अपनी ज्वाइनिंग नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे दमखम के साथ जब वो अपने इलाके में झंडा थामे बीजेपी का, तो उनके सामने तस्वीर स्पष्ट हो कि अपने कितने समर्थकों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिलवा पाएंगे, अपने कितने नेताओं को संगठन में बीजेपी में शामिल करवा पाएंगे। तो ये सब बातें तय करने के लिए ही शुवेंदु अधिकारी मुझे लगता है कि लगातार जो है सामने नहीं आ रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं, चुप हैं जब तक फाइनल डील नहीं हो जाती। इस बार पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के लिए कई चुनौतियां इकट्ठी हो रही है। पहली तो ये कि वो अपनों को नहीं संभाल पा रही, और उसमें भी शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में जिस तरह से जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा उनके लिए झटका है। साथ ही एमआईएम की मौजूदगी, जिनके बारे में ये आकलन कहा जा रहा है कि 90 सीटों पर असर होगा टीएमसी के लिए। उधर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने शुवेंदु के इस्तीफे पर क्या कहा है, वो सुन लीजिए। पहले भी कई एमएलए टीएमसी छोड़ चुके हैं और हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। लोकसभा के पहले 3 पार्लियामेंट मेंबर रिजाइन करके भाजपा में शामिल हुए थे। रोज हजारों संख्या में टीएमसी छोड़ करके दूसरे पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं। और टीएमसी पार्टी ऐसा है कि वहाँ रहने का लायक नहीं है लोगों का, ना लोकतंत्र है, ना किसी का सम्मान है, ना काम करने का अधिकार है। इसलिए बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रही है, उसमें जो शामिल होना चाहते हैं, बंगाल के विकास में जो योगदान देना चाहते हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी का ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी के आने से बंगाल दौरे के दौरान ही उनका ज्वाइनिंग हो सकता है बीजेपी में। क्या है इस अपडेट? बाजार में ऐसा ही खबर है, लोगों की भी उम्मीद ऐसी है और घटना की गति प्रकृति उसी तरफ जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, क्या करेंगे उनके ऊपर है। अरुण, पश्चिम बंगाल में गर्मियों में चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में गर्मियों में होने वाले चुनावों की तपिश और ज्यादा होने वाली है।
वैसे यहाँ आज भी बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है, गर्मी ही है और ज़्यादा गर्मी बढ़ने ही वाली है। और बीजेपी जिस दमखम से, जिस ताकत से, जिस रणनीति से, जिस तैयारी से चुनाव लड़ती है, वो जिस राज्य में जाती है वहाँ पर गर्मी बढ़ा ही देती है। और ममता बनर्जी पर उसका असर साफ दिख रहा है। कल से लेकर आज तक जो उन्होंने बयान दिए हैं कि चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी पैसे देकर के वोट कटवाती है, इस तरह की बात कहें, बाहरी की बात करें, नड्डा फड्डा खड्डा की अगर वो बात करें, तो जितनी भी बातें वो करती हैं स्पष्ट दिखाई देता है कि दबाव में है। और दबाव दो तरफा नहीं है, चौतरफा है। पहले तो उनकी पार्टी के बागी उनसे नाराज़ हैं, तो पार्टी का वोट बैंक ही खिसक रहा है। दूसरे बीजेपी पूरे दमखम से, और आप देखिए 18 लोकसभा सीटें उसने जीती हैं। 3 साल पहले बीजेपी का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर रसूख नहीं था, लेकिन आज बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रही है। तो दूसरी चुनौती ये है। तीसरी चुनौती ये है कि प्रशांत किशोर को जिस नज़रिए से लाया गया था कि वो पार्टी को और मजबूत करेंगे, बल्कि पार्टी को और कमज़ोर होना पड़ा, इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे ने उनके कहने पर पार्टी में पद बांटना शुरू कर दिया। टिकट देना, विधानसभा का चुनाव की रणनीति बनाना, ये अलग बात है, लेकिन संगठन के फैसले जब आप लेने लगते हैं तो वरिष्ठ जो पार्टी के नेता होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। और यही हुआ उनके साथ कि प्रशांत किशोर भी बहुत ज़्यादा उनके काम नहीं अभी तक आते हुए दिख रहे हैं। नतीजे क्या होंगे ये बाद में पता चलेगा। तो ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो मुस्लिम वोट अगर बांट देते हैं तो सीधा नुकसान ममता को होगा और फायदा बीजेपी को हो जाएगा। तो बिहार की तरह तो कई तरफ से घिरी हुई ममता बनर्जी, ये इस बार टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है अरुण। और इस बीच शुवेंदु अधिकारी के अलावा टीएमसी के कुछ और नेता भी ममता बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के गढ़ में उनके खिलाफ बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। अब दुर्गापुर वेस्ट से टीएमसी के विधायक विश्वनाथ परियाल ने ममता के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया है। परियाल की दलील है कि पार्टी में सच बोलने वालों को दबाया जा रहा है और उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। परियाल का आरोप है कि टीएमसी में कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी की छवि बिगाड़ रहे हैं, लेकिन विधायकों और नेताओं की शिकायतों के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अरुण, एक बात बताइए, शुवेंदु अधिकारी एक बहुत बड़ा चेहरा है टीएमसी का पश्चिम बंगाल में, वो जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होगी तभी जा रहे हैं, लेकिन जो नीचे के कद के नेता हैं वो भी अब नाराजगी जाहिर करने वाले हैं। तो क्या ये इशारा कर रहा है कि चुनाव से ऐन पहले टीएमसी में बड़ी फूट हो सकती है? देखिए, शुवेंदु अधिकारी जो हैं आज के दिन में सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी 40 से 45 उनके परिवार और उनका 40 से 45 सीटों पर प्रभाव है। और ये बीजेपी को पता है कि अगर ये 40 से 45 सीटें शुवेंदु अधिकारी मदद करते हैं तो बीजेपी जीत भी सकती है। और इसलिए बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोकस है। जेड सिक्योरिटी उनको दिया गया। एक बार उन्होंने कहा सुरक्षा को खतरा और जेड सिक्योरिटी उनको दे दिया गया। जहाँ तक शुवेंदु अधिकारी के अलावा और नाराज नेताओं की बात है, हाँ, उसमें एक एमएलए हैं जितेंद्र तिवारी, जो आसनसोल के चेयरमैन नगर निगम के, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। फिरहाद हकीम, शहरी विकास मंत्री को आपने जिस विधायक का जिक्र किया वो भी हैं। और इस तरह से कई नेता और विधायक हैं जो पार्टी में अपनी बात न सुने जाने, नेतृत्व तक पहुँच नहीं पाने। अभिषेक बनर्जी जब से पार्टी चला रहे हैं, दबे खाने आप बात करिए तो टीएमसी के नेता यही कहेंगे कि अभिषेक बनर्जी अपेक्षाकृत यंग हैं, युवा हैं, वो जो बात कहते हैं उसका उतना असर नहीं होता जितना ममता से होता था। और ममता बनर्जी तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पार्टी के अफेयर देखने लगे प्रशांत किशोर के साथ मिलकर अभिषेक बनर्जी। ये सब दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कई नेता नाराज हैं। और ये नाराजगी अभी की नहीं है। शुवेंदु अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है कि 2017 से संगठनात्मक स्तर पर जो बैठकें हो रही हैं वो तब से उससे दूरी बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मौके की ताक में थे और वो मौका आखिरकार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें मिल गया। और इस वक्त की स्थिति ये है कि शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी भी हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। तो ये बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। लगातार बने रहिएगा अरुण, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। इधर कृषि सुधार कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी देश भर में लगातार संवाद कार्यक्रम कर रही है। और इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चौपाल के जरिए किसानों से बात की। और इस दौरान बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। बीजेपी लगातार कृषि सुधार कानूनों से जुड़े भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा ने किसान रैली की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा से कृषि सुधार कानून की बारीकियां समझाने की कोशिश की। दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कृषि सुधार कानून पर भ्रम दूर करने की कोशिश की। और इस बीच आपको साथ ये बता दें कि ग्वालियर में ही किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस आंदोलन के जरिए सरकार को झुकाने की साजिश की जा रही है। तोमर ने दावा किया कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। एमएसपी का सवाल था तो पहले एमएसपी सरकार के सामान्य आदेश से जारी हो जाती थी। स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड किया था
एमएसपी का मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। किसान की जितनी लागत आती है उस लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन साहब ने 2006 में अपनी रिकमेंडेशन मनमोहन सिंह को प्रस्तुत की थी। यूपीए सरकार ने यह निर्णय नहीं किया, लेकिन मोदी जी आए तो आज लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का काम किया जाता है। एमएसपी की खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया। पहले गेहूं और धान की खरीद एमएसपी पर होती थी। आज देश भर में दलहन खरीदा जा रहा है, तिलहन खरीदने का काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एमएसपी के माध्यम से आम किसान तक ये दाम पहुंचे और आम किसान के जीवन में समृद्धि आए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस किसान सम्मेलन में मौजूद थे। उन्होंने भी किसानों को समझाने की कोशिश की कि कृषि सुधार कानून किसानों की तरक्की और अच्छे भविष्य के लिए है। चंद लोग जो भारत आत्मनिर्भर भारत का सपना है नरेंद्र मोदी जी का, एक एक किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर ले जाने का एक संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का। उस संकल्प के साथ भारत का एक एक नागरिक, एक एक किसान नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने का संकल्प लेता है। मेरे भाइयों बहनों, याद है आपको उन कांग्रेसी सरकारों के दिन का, जिस वातावरण में किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं ग्वालियर का रुख कर लेती हूँ। सुशील कौशिक हमारे साथ है। सुशील, कल भी हमने मुख्यमंत्री चौहान को सुना था जब वो ये बता रहे थे कि कोई लहसुन प्याज की अगर आपसे कीमत मांगने आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका खेत ही ले जाएगा। और यही संदेश आज बीजेपी के नेता ग्वालियर से भी देते हुए नजर आए कृषि कानून को लेकर। बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश में कृषि कानून को लेकर बीजेपी ने किसान सम्मेलन आयोजित किए हैं और इसी सिलसिले में ग्वालियर में भी एक मेगा किसान सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मध्य प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान करीब ग्वालियर चंबल अंचल से लगभग 10 जिलों के करीब 10,000 से ज़्यादा किसान यहाँ मौजूद थे और इन किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये जो नए कानून है वो किसानों के हित में है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं और किसानों को बरगलाकर, कुछ इलाके के किसानों को बरगलाकर दिल्ली में उनसे आंदोलन कराया जा रहा है। साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल से भी कुछ किसान वहां पहुंचे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। सीधे नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष और वामपंथी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को बरगला रहे हैं और इस आंदोलन को चलाकर केंद्र सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी चेतावनी दी है कि ये कानून किसानों के हित के लिए है और अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो केंद्र सरकार सर झुकाकर बात की जा रही है। क्या किसानों को समझ आ रही है? ये मैं चंदन जजवाड़े चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ है, उनसे भी समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले इंदौर में किसानों की रैली से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार किसानों से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। बीजेपी की महासचिव जो कि अभी खास से मसरूफ हैं वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, जो कि सर आप तो पश्चिम बंगाल में काफ़ी व्यस्त है, उसके बाद किसान सम्मेलन के लिए आप खास तौर पर इंदौर आए। आखिर मतलब किसानों के बीच में ऐसा क्या भ्रम है? नहीं, कोई भ्रम नहीं है। सब जानते हैं कि इसमें आम किसान सम्मिलित नहीं है और यह किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसा लगता है कि इसकी ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा है और मुझे लगता है कि किसान भ्रमित नहीं हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसानों के बीच में जाना, उन्हें समझाना। और मोदी जी ने जो तीनों बिल देश को दिए हैं ये किसानों के हित के हैं और कुछ लोग किसान भाइयों को मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसानों के बीच में अगर भ्रम पैदा नहीं हो, देश में अशांति नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि देश विकास नहीं करे, देश प्रगति नहीं करे और कठपुतलियों की तरह कुछ विदेशी लोगों के हाथ में खेल रहे हैं। तो वे सब टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो या
जो अर्बन नक्सल हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस आंदोलन के पीछे दिखाई देते हैं। लेकिन जो किसान संगठन है वो बार बार कह रहे हैं एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाह रहे हैं। वो तो दे ही दिए, सरकार ने कहा है कि हम तो लिखित मत स्पेशल दे देते। वो तो कहा ना न्यूनतम मूल्य जो है वो भी समाप्त नहीं हो रहा और न मंडियाँ समाप्त हो रही। दो ही बात का विरोध था, दोनों बात के लिए सरकार तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसानों का हित का ध्यान रखा गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ऑलरेडी अभी हो रही है, जैसे हमारे प्रदेश में आप चले जाएंगे निमाड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही। छिंदवाड़ा में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। ऑर्गेनिक की बड़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही। मुझे एक फर्म मिली थी अभी, उसका बंदा मिला था, वो मेरे साथ काम करता था। उसने कहा कि वो एक ऑर्गेनिक कंपनी में काम करता है, तो छिंदवाड़ा के अंदर पूरी पिछले 5 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, करवा रहा है किसानों से। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चली रही, पर उसमें किसानों का हित सुरक्षित रहे, इसके लिए बिल लाया गया। तो लेकिन 20 दिन हो गए, वार्ता किसी नतीजे पर सरकार की किसानों के साथ क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई सोया हुआ हो तो उसको जगा सकते हैं, पर कोई सोने का नाटक करे तो उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप सारी वार्ता की आपत्तियों के बारे में देखेंगे तो एक एक आपत्ति के बारे में सरकार ने जवाब दिया। जब उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा तो उनका नहीं अब तो कुछ नहीं, अब तो तीनों बिल वापस ले लो, जब भी हम आंदोलन समाप्त करेंगे। तो ये तो बाल हट हो गया कि नहीं आप बिल वापस लेंगे। तो ये आंदोलन का ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पर चर्चा नहीं की? और आज भी केंद्र सरकार के दरवाजे खुले। दुनिया की कोई सी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसका निराकरण तो टेबल पे ही होगा, आंदोलन से तो होगा नहीं। युद्ध की भूमि पर तो होता नहीं है, टेबल पर ही होता है। सरकार के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। सरकार ने हर स्तर पर बात की है, अभी भी बात करने को तैयार है। पर ये बाल हट करना कि नहीं आप तीनों बिल वापस ही लो, तो फिर चर्चा का क्या मतलब है? पहले चर्चा क्यों की? शुरू से कहते कि हमें तीनों बिल वापस लेना, कोई चर्चा नहीं करना। पहले चर्चा की, चर्चा के बाद समाधान निकल गया, तो समाधान निकल गया, उसके बाद फिर दूसरी शर्तें निकाल दी। मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से बाल हट जैसा है और इसके साथ देश का किसान नहीं है। सर, वार्ता नतीजे पर नहीं पहुंचती, सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती, ऐसी स्थिति में रास्ता आगे क्या है? देखिए, सरकारें जो भी होती हैं वो देश हित के लिए काम करती है, देश के कल्याण के लिए काम करती है। इस बिल से किसानों का कल्याण है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आय दुगनी होना चाहिए, तो ये बिल किसानों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। यह किसान को व्यापारी भी बना रहा है, यह किसान के बेटों को उद्योगपति भी बना रहा है यह बिल। तो जब किसान की प्रगति हो रही है तो लोग किसान की प्रगति के विरोध में क्यों खड़े हुए? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आंदोलन करने वाले लोग ये नहीं चाहते कि किसान संपन्न हो, किसान की आमदनी दुगनी हो, और इसलिए यह आंदोलन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसान के कंधों पर बंदूक रख के कुछ ऐसे लोग जो देश में शांति नहीं चाहते, देश में विकास नहीं चाहते, उन लोगों के हाथ में है। और इधर केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री और किसानों के साथ बैठक में शामिल होने वाले सोम प्रकाश ने कहा है कि किसानों से बात काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो सरकार मानेगी। हमारे साथ में वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा किसानों का, और पिछले कई दिनों से जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं दिल्ली के, कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है उस पर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि सुनवाई एक दिन के बाद दोबारा है। देखिए, काफ़ी दिन से किसान यूनियंस, पंजाब के किसान और कुछ दूसरी स्टेटों के किसान भी एजिटेशन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, बहुत सारी सड़कें उन्होंने रोकी हुई हैं। और हमारी कोशिश थी सरकार की, भारत सरकार की, कि उनसे बातचीत करके ये मसला हल हो, और 5 बार उससे बातचीत हुई और बहुत नज़दीक पहुंच गए थे। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। लेकिन अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है। वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, कोई कमेटी बनाने की बात कही है, उसमें सरकार के नुमाइंदे भी होंगे और किसानों के भी होंगे और दूसरी स्टेट्स के भी होंगे। जो भी माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी को मान्य होगा और उसके मुताबिक सब काम करेंगे। चिल्ला बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े जुड़े हुए हैं। चंदन, सुप्रीम कोर्ट अब ये मामला पहुंच चुका है। आप बताइए कि सीधे तौर पर जो पहली जिम्मेवारी है वो किसकी है, सरकार की या किसानों की? किसान तो अपने हठयोग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम है।
देखिए प्रीति, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे एक बात तो जाहिर है कि अपनी जो उनके राइट्स हैं उनकी रक्षा के लिए दूसरे लोगों के राइट्स का आनंद नहीं हो सकता है। लोग परेशान हैं, लाखों लोग हर रोज दिल्ली आने के लिए परेशान हो रहे हैं और इसलिए किसानों को भी सोचना होगा कि अपनी मांग के आगे उन्हें लोगों की परेशानी भी देखनी होगी। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पर फाइनली क्या कहा जाता है। कम से कम अभी की स्थिति यह है कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे लाखों लोग हर रोज परेशान हो रहे हैं। परेशानी तो हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है। और इधर कृषि सुधार कानूनों को फायदा किसानों को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में किसान सम्मेलन कर रही है। केंद्र सरकार के लाए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए पार्टी ने कदम उठाया है। पार्टी और सरकार का मकसद संवाद के जरिए कृषि सुधार कानून पर किसानों की गलतफहमियों को दूर करना है। बीजेपी और केंद्र सरकार का आरोप है कि विपक्ष के कई दल कृषि सुधार कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। बीजेपी का किसान सम्मेलन, कृषि सुधार कानूनों पर किसान सम्मेलन। कृषि सुधार कानूनों का फायदा बताने की कोशिश। ग्वालियर के सम्मेलन में पहुंचे कृषि मंत्री। कृषि सुधार कानूनों पर बात करने के लिए किसानों से सीधी बात का फैसला केंद्र सरकार ने किया तो बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया। किसान सम्मेलन के नाम से छेड़े गए अभियान में ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री किसानों से बात करने पहुंचे तो इंदौर में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रीवा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री से कृषि सुधार कानूनों का फायदा जानने के लिए ग्वालियर में किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान आंदोलनकारियों का हट वाजिब है या गैर वाजिब, इसे समझने के साथ ही किसान इस कानून के फायदे नुकसान समझना चाहते थे। किसानों को इसके बारे में बताने के लिए खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली पहुंचे तो उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आए। कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से सीधी बात की। जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करने के लिए रीवा में, सागर में, ग्वालियर में, उज्जैन में सब स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्वालियर की ही तरह इंदौर में भी किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, जिनसे बात करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम मुद्दों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मॉडल में एक रत्ती भर जमीन भी, एक सूत की जमीन भी किसी को दिया नहीं जाएगा। फसलों की कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी और किसानों के हित में कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई किसी से, कोई एग्रीगेटर से, कोई बड़ा व्यापारी से अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसान को बाध्य नहीं है अगर ओरिजिनल फसल की आमदनी की पहले की कॉन्ट्रैक्ट होगी। फसल जब आमदनी होगी, अगर 100 रुपया में कॉन्ट्रैक्ट हुई है, बाजार भाव तब 110 रुपया है, किसान को कोई बाध्य नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे रहने का। किसान मुक्त होकर 110 रुपया में उसको बिक्री कर सकता है। केंद्र सरकार और बीजेपी की दलील किसानों को भाने लगी है। मालवा के किसानों ने कृषि सुधार कानून को अपने हक में बताया और पंजाब के किसानों से हट छोड़कर देश के दूसरे हिस्से में किसानों के सुध लेने की अपील की। पंजाब के किसानों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप 14 साल से आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और अन्य फार्मिंग कर रहे हैं। आप कर रहे हैं तो सही, और अगर हमारे लिए सरकार करवा रहे हैं तो गलत। अगर गलत था तो आप 18 लगातार 2004 और 2006 से महाराष्ट्र के और हरियाणा के और पंजाब के किसान ये क्यों कर रहे हैं? गलत था तो एक ही साल में बाहर हो जाते। आप बोल रहे हो कि हमें कंपनी पैसा नहीं देती। अगर आपको पैसा नहीं दे रही थी तो एक साल में ही बाहर हो जाने थे। आप बड़े किसान हो,
आप कर रहे हो तो बराबर है, और अगर छोटे किसान वो करना चाहे तो बोले नहीं आपको लूट लेगी, ये पैसा नहीं देगी। अरे नहीं देगी तब निपट लेंगे, हम देखेंगे, अगर नहीं देगी तो 1 साल और घाटा। उत्तर प्रदेश में तो किसानों को कृषि सुधार कानून का फायदा बताने के लिए 14 दिसंबर यानी कल से ही किसान सम्मेलन शुरू हो गया है। यूपी में बीजेपी का ये अभियान 18 दिसंबर तक चलेगा। मुरादाबाद में हुए ऐसे ही एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, जिन्हें समझाने के लिए यूपी सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचे थे। सम्मेलन में मौजूद किसानों को आसान भाषा में कृषि सुधार कानून के फायदे के बारे में बताया गया। कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान बनाता है, वो सामान चाहे मुरादाबाद में बेचे, चाहे भारत के किसी प्रदेश में बेचे और चाहे कोई निर्यात करे, उसको पूरी छूट है। लेकिन मेरा किसान जो अन्न का उत्पादन करता है, वो अपने सामान को किसी निश्चित स्थान पर ही बेचने के लिए बाध्य होता था। मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 मार्केट के तहत आप जहां चाहे वहां अपने अनाज को बेच सकते हैं। बीजेपी और यूपी सरकार की इन कोशिशों का असर किसानों पर दिखने लगा है। कई किसान अब दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को उनके हितों के खिलाफ मानते नजर आए। जहाँ मुनाफा होगी वहाँ बेच सकते हैं, अरे सवारी से ले जा सकते हैं, ट्रैक्टर से भी बेच सकते हैं, डीजल से भी बेच सकते हैं। तो ये अच्छा है, इसमें तो विरोध करना किसानों का गलत है। बीजेपी देश के दूसरे हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में भी किसान सम्मेलन कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी की इन कोशिशों की खिल्ली उड़ाते नजर आए। हालांकि इस चक्कर में उनकी जुबान फिसली तो उन्होंने पंजाब को भी बीजेपी का राज्य बता दिया। इनको तो जाना चाहिए पंजाब, हरियाणा जहां उसकी सरकार है, मध्य प्रदेश जाना चाहिए। बिहार में भी उनकी गठबंधन की सरकार है, जहां 800 और 900 और 1000 रुपया क्विंटल में धान बिक रहा है। उसको बताना चाहिए जाके कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में 1850 से ऊपर की राशि यहाँ लोगों को मिल रहा है और साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ मिल रहा है। कृषि सुधार बिल पर 21 दिनों से घमासान छिड़ा है। दिल्ली में सरकार किसान संगठनों से लगातार बात कर रही है, तो बीजेपी देश के दूसरे हिस्सों के साथ ही दिल्ली में भी किसानों से बात कर रही है। सरकार और पार्टी की कोशिशों के बाद कई किसान संगठन कृषि मंत्री से मिलकर सरकार के रुख का समर्थन कर चुके हैं। सरकार अपनी तरफ से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों की शंकाओं को भी दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसका समाधान कब निकलेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और सोमवार